नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश और हम आज उत्तर प्रदेश को मैप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप। चलिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। ये अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? आपने ग्लोब पर देखा होगा, ग्लोब पर जो ऐसे लाइनें बनी होती हैं इस तरह से, उनको बोलते हैं अक्षांश। और ग्लोब पर जो सीधी सीधी लाइनें बनी होती हैं ऐसे, उनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, तो पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेके 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, और देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूरब से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में है, यानी कि कर्क रेखा ऐसे इधर से जाती है मध्य प्रदेश से होते हुए, तो कर्क रेखा के उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सब आप जानते ही हैं। और अब बात करते हैं सबसे छोरी भाग। देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में सहारनपुर है, ये है सहारनपुर। ठीक, और उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में क्या है? ये है सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। और पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी में बलिया है और सबसे पश्चिम में शामली है। ठीक है, सबसे पश्चिम में क्या है? शामली है, ये है। ठीक, अच्छा, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई। देखिए, उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 240 मीटर है, 240 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम, देखिए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 संभाग है। तो उत्तर प्रदेश 75 जिलों में बटा है और 18 संभाग में बटा हुआ है। ठीक है, और अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। 3 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक, अब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पे है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक, ये कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का 7.33% है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कुछ ऐतिहासिक विकास क्रम, यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। ठीक, तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम 1836 तक इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पहले 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। और उस समय कैपिटल थी आगरा, यानी कि उस समय राजधानी आगरा थी। फिर 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत, उत्तर प्रदेश के नाम में क्या हो गया? उत्तर पश्चिम प्रांत तो था ही, इसमें आगरा एवं अवध का प्रांत और जुड़ गया, और इसकी राजधानी अब इलाहाबाद हो गई। ठीक है, अब उसके बाद 1902 में ये संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध बचा। ठीक है, आगे इसमें उत्तर पश्चिम शब्द हटा दिया गया, अब ये बचा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, और इसकी राजधानी इलाहाबाद हो गई। ठीक है, राजधानी स्थानांतरण अब 1921 में क्या हुआ? 1921 में राजधानी क्या हो गई? लखनऊ। ठीक है, 1921 से राजधानी लखनऊ हो गई। ठीक, और 1937 में इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा और राजधानी क्या थी? लखनऊ थी। राजधानी 1920 से 1921 के बाद से ही लखनऊ अभी तक है। ठीक है, फिर 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है और लखनऊ इसकी राजधानी बनती है।
ठीक है। 1956 में 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन होता है। ठीक, 1 नवंबर 1956 में राज्य का पुनर्गठन होता है और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण होता है 13 जिलों को पृथक करके। ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काट के 2000 में एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया जाता है। ठीक, गठन एवं प्रशासन, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। ये हम देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को होता है और 1 अप्रैल 1937 के बाद से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसका नाम कैसे पड़ा उत्तर प्रदेश, हम देख चुके हैं, इसका क्रम क्या था। ठीक है, और इसकी राजधानी भी देख चुके हैं कि 1858 तक राजधानी आगरा थी और 1858 से 1921 तक राजधानी इलाहाबाद बनाई गई और 1921 से अब तक राजधानी लखनऊ है। ठीक है, और इस मैप में देखिए, मैप में हमने देखा ये है शामली जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और ये है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला और ये है सहारनपुर। ठीक, ये है सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। ठीक है, और लंबाई की बात करें हम देख चुके हैं पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है। ठीक, अब बात करते हैं सीमा रेखा की। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। देखिए यहाँ से लेके ये उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा रेखा जो शेयर करता है अपनी बॉर्डर वो मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, तो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा, बस इतनी सी सीमा शेयर करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं और ये है ललितपुर। ललितपुर की खासियत क्या है कि ललितपुर 3 तरफ से ये देखिए मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और इधर ये झांसी से जुड़ा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला 3 तरफ से। ठीक है, कौन सा है? ललितपुर। ठीक, तो ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, बात करते हैं सोनभद्र की। यह है सोनभद्र। देखिए सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। ठीक है, यानी कि 4 राज्यों के साथ सोनभद्र 4 राज्यों के साथ जिला शेयर करता है। सॉरी, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश हो गया, ठीक, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया। ठीक, तो सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ। ये देखिए हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी है और मध्य प्रदेश के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ राजकीय प्रतीक कौन से हैं। देखिए राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारस, जिसे क्रॉच भी कहते हैं। ठीक है, और राजकीय राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। और उत्तर प्रदेश का चिन्ह ये 1938 में स्वीकार किया गया था। ये था उत्तर प्रदेश का चिन्ह जो कि 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनसीआर की। ये एनसीआर क्या होता है? इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, यानी जैसे हमारी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के बगल जो भी एरिया है उन्हें क्या कहते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन। तो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के बगल में जितने भी एरिया हैं ये सब क्या कहलाते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इलाके एनसीआर में आते हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर में आते हैं। वो हैं गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ। ठीक है, इसमें मेरठ नहीं दिया है और मेरठ भी आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी बात कर लेते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? देखिए 1947 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, 1947 में हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा मिला था, यानी उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ये 1947 में इसको दर्जा मिला था और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है।
ठीक है। द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को और प्रथम राजभाषा हिंदी। हिंदी को 1947 में दर्जा मिला और उर्दू को 1989 में दर्जा मिला। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौगोलिक सीमा उत्तर प्रदेश की क्या है। देखिए, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, शिवालिक पर्वत है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, शिवालिक पर्वत है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विंध्य श्रेणी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या है, विंध्य की श्रेणी है। देखिए उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का मैप हुआ ना, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, ये पूरा। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, शिवालिक पर्वत है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विंध्य की श्रेणी है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व में गंडक नदी है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में क्या है, यमुना नदी। यानी कि उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये एक बॉर्डर बनाती हैं। और दक्षिण में विंध्य श्रेणी, ये भी एक बॉर्डर बनाती है। और पूर्व में गंडक नदी है, जो पूर्व में बॉर्डर बनाती है। और पश्चिम में यमुना नदी बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भौगोलिक सीमाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा। उत्तर प्रदेश में मृदा कैसी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 तरह की मृदा पाई जाती है। एक होती है बांगर क्षेत्र, एक होता है खादर क्षेत्र, और एक होता है तराई क्षेत्र। ये तीनों क्या होता है, बांगर क्षेत्र होता है पुरानी जलोढ़ मृदा। ये कैसी होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। ऐसी मृदा जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियों से जो दूर के इलाके हैं, वहाँ बाढ़ का पानी जल्दी नहीं पहुँचता है। और नदियों के बगल जो इलाके हैं, वहाँ बाढ़ का पानी जल्दी पहुँचता है। तो जब जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र। और जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसको बोलते हैं बांगर क्षेत्र। ठीक, तो जो बांगर क्षेत्र है, ये कम उपजाऊ होता है। और जो खादर क्षेत्र है, ये ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कहलाती है, नवीन जलोढ़ मृदा कहलाती है। ठीक है, और ये पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। ठीक, और तराई क्षेत्र क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जो दलदली क्षेत्र होते हैं। तराई क्षेत्र कैसे होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और इस तराई क्षेत्र में गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, समझ में आया, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि मानसून। उत्तर प्रदेश में मानसून कहाँ से आता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मानसून बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को पूर्वा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मानसून कहाँ से आता है, बंगाल की खाड़ी से आता है। तो ये उत्तर प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी इधर है। तो बंगाल की खाड़ी से ऐसे मानसून ये देखिए आता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्वा। क्योंकि ये पूरब से आ रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको पूर्वा बोलते हैं। ठीक है, और जब मानसून आता है, तो मानसून वर्षा कहाँ करता है सबसे ज़्यादा। देखिए, मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा करता है गोरखपुर में। ठीक, इधर गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। और यहाँ से वर्षा करते करते जब ये आगे बढ़ता है, यहाँ पहुँचता है मथुरा। तो इसके पास क्या होती है, वर्षा वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा, जैसे यहाँ पे सामने क्या है पड़ जाता है इसको गोरखपुर, तो सबसे ज़्यादा वर्षा करता है गोरखपुर में। और आगे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ यहाँ तक पहुँचता है, तो मौसम में नमी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे कम वर्षा करता है। और यहाँ पे क्या है, मथुरा। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक, कौन सा क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गोरखपुर। ठीक, और देखिए, जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जब मौसम ऐसे घुसता है इधर और ये आगे जाता है, तो यहाँ पे क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो क्या करता है, मौसम जब ये आगे जाता है, तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से टकराता है। और टकराने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। और टकराने के बाद क्या होता है, ये नीचे की तरफ जाने लगता है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे वर्षा कम होती है, मतलब उत्तर के मुकाबले दक्षिण में वर्षा कम होती है। और जब मौसम यहाँ से मानसून उत्तर प्रदेश में इंटर करता है, तो जब इंटर करते ही यहाँ से बारिश करना शुरू करता है, तो यहाँ पड़ता है गोरखपुर और यहाँ पड़ता है मथुरा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ बारिश करते हुए जाते जाते क्या होता है, मौसम में नमी खत्म होने लगती है। तो इसलिए यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो इसलिए पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। तो देखा जाए तो उत्तरी और पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, पश्चिमी और दक्षिणी भाग में वर्षा
कम होती है। ठीक है, देखिए वर्षा और मानसून देखते हैं। यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी गंगा मैदान। अभी हमने देखा ना, सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? इस साइड, पश्चिमी गंगा मैदान। और यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तराई क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? ये इसी का, ये जो पहाड़ है, ये जो शिवालिक का पर्वत है, पर्वत के नीचे के भाग को क्या बोलते हैं हम? जैसे ये पर्वत है, पर्वत के नीचे के भाग को हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नदियां नदियां जब निकलती हैं तो यहाँ पे दलदल ज्यादा होता है। ठीक है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए, यूपी में सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। ठीक है, सांख्यिकी और तत्व देखते हैं। देखिए, सहारनपुर की जो सीमा है ये 3 राज्यों के साथ लगती है। सहारनपुर, हमने देखा था ना, सहारनपुर यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर। तो सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। एक है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, तो सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक, और देखते हैं क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल में भारत में स्थान। ठीक, क्षेत्रफल में भारत में स्थान देख ही चुके हैं कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, और देश में कुल जलवायु क्षेत्र कितने हैं? वो 15 हैं। ठीक है, तो देश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 15 हैं और उत्तर प्रदेश में 9 है। ठीक है, कुछ योजनाएं और कृषि से रिलेटेड उत्पाद। ठीक है, तो पहले योजनाओं की बात करते हैं। किसान कल्याण योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण योजना, जैसे 1992 किसान बही योजना चली थी। 1992 किसान बही योजना आई थी उत्तर प्रदेश में। और 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और 18 जून 2001 में किसान मित्र योजना। 18 जून 2001 में किसान मित्र योजना। और 20 अक्टूबर 2003 को किसान वृद्धावस्था योजना। ठीक है, 20 अक्टूबर 2003 को किसान वृद्धावस्था योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं। यूपी का आलू, जब उत्तर प्रदेश का जो आलू है वो अन्य राज्यों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलू ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यूपी की महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी कहें या व्यापारी फसल कौन सी है? गन्ना है, जिसको बेचकर किसान क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं, वो है नकदी फसल। ठीक है, अब देखते हैं जैसे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। ठीक है, बुंदेलखंड में सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। और प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। अब महोबा की बात करें तो महोबा में पान की खेती की जाती है। पान कहाँ पे होता है? महोबा में होता है। देवरिया, भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ पे लगाई गई थी? देवरिया में लगाई गई थी। ठीक है, देवरिया के प्रतापपुर में भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में लगाई गई थी। ठीक है, तो 1903 में देवरिया में भारत की प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी। ठीक, अब महत्वपूर्ण संस्थान कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, लखनऊ में एक है आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, ये लखनऊ में है। ठीक है, ये लखनऊ में है। इलाहाबाद में अमरूद अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, तो आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये लखनऊ के बगल मलिहाबाद में। ठीक है, और इलाहाबाद में अमरूद सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अमरूद का अनुसंधान इलाहाबाद में और आम का लखनऊ में। ठीक है, झांसी में क्या है? झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और एक चीज देखते हैं कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खोला गया है। ठीक, पंतनगर में खोला गया है। ठीक, चलिए और बात कर लेते हैं। भूमि की बात करें तो व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के पास अधिकतम 18 एकड़ की भूमि हो सकती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसी एक व्यक्ति के पास अधिकतम 18 एकड़ की भूमि हो सकती है।
और अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? इटावा है। ठीक है, अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र इटावा है। और सीमांत कृषक किसे कहते हैं? ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उनको सीमांत कृषक कहते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? सीमांत कृषक, सीमांत कृषक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नदियाँ और बांध। उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ और बांध हैं, देखिए गंगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है और गंगा 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है और गंगा नदी कन्नौज और वाराणसी के बीच में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। क्या है? गंगा नदी कन्नौज और वाराणसी के बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी यमुना नदी है। देखिए यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। ठीक, बांध की बात करें तो परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है, राजघाट बांध बेतवा नदी पर है और माता टीला बांध ये भी बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो तीनों बांध किस नदी पर हैं? बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध बेतवा नदी, राजघाट बांध बेतवा नदी और माता टीला बांध ये भी बेतवा नदी पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वन्यजीव और नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, जैसे बात करते हैं आगरा और मथुरा की। किसकी बात करते हैं? आगरा और मथुरा की। ठीक है, तो आगरा और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, आगरा और यमुना आगरा और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, और ललितपुर बेतवा नदी के किनारे पर है। ललितपुर कहाँ है? ललितपुर बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, ये है ललितपुर और यहाँ पे क्या बहती है? यहाँ पे बहती है बेतवा नदी। ठीक है, और कन्नौज ये है गंगा नदी के किनारे। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है और जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ ये तीनों गोमती नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसे हैं। बात करें अयोध्या की तो ये सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अयोध्या कहाँ बसा है? सरयू नदी के किनारे। अब देखते हैं सिंचाई एवं परियोजनाएं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई किससे की जाती है? ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो नलकूप द्वारा की जाती है, यानी कि ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल होता है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा की जाती है, फिर नहर के द्वारा की जाती है, फिर कुओं के द्वारा, कुएं का नंबर आता है और फिर अन्य जो साधन है उससे की जाती है। ठीक है, और बात करें सबसे लंबी नहर की तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। और गोकुल बैराज पेयजल परियोजना, ठीक है, ये पूछा जाता है किससे संबंधित है? ये पेयजल परियोजना है। ठीक है, गोकुल बैराज एक पेयजल परियोजना है। ठीक है, और रानी लक्ष्मी बांध ये कहाँ बना है? तो रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर बना है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर बना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं? देखिए एक है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये चंदौली में है। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ पे है? चंदौली में है और ये सबसे पहला है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार है। और सबसे छोटा महावीर स्वामी, ये कहाँ पे है? ललितपुर में, ये है ललितपुर। तो ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। ठीक है, और ये सबसे पहला हो गया चंद्रप्रभा, सबसे छोटा महावीर स्वामी। अब बात करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर सबसे बड़ा है और ये कहाँ पे है? ये मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, ये मुजफ्फरनगर में है। एक है कैमूर, कैमूर मिर्जापुर में है और कछुआ वाराणसी में है। ठीक है, तो आप इन पांचों को याद रखिएगा। चंद्रप्रभा सबसे पहला है, ये चंदौली में है। सबसे छोटा है महावीर स्वामी, ललितपुर में है। सबसे बड़ा है हस्तिनापुर, ये मुजफ्फरनगर में है। कैमूर मिर्जापुर में है और कछुआ वाराणसी में है। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम बिहार की। ये वन्य जीव विहार था। अब बात करते हैं पश्चिम बिहार। देखिए पश्चिम बिहार में सबसे पहला है नवाबगंज, ये उन्नाव में है। ठीक है, सबसे पहला पश्चिम बिहार नवाबगंज है, ये उन्नाव में है। और सबसे बड़ा जो है ये लाख बहोसी है। ठीक है, सबसे बड़ा लाख बहोसी है, ये कन्नौज में है। ठीक है, एक सांडी पश्चिम बिहार है, ये हरदोई में है।
तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई में है। ठीक है। और बखीरा संत कबीर नगर में है। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। फुलहर ये पीलीभीत में है। ठीक है, ये क्या है? ये झीलें हैं। ये पश्चिम बिहार है, वन्य जीव है। अब हम बात करते हैं झील की। तो फुल्लर झील पीलीभीत में है, बखीरा झील संत कबीर नगर में है, और बखीरा पश्चिम बिहार भी है, ये संत कबीर नगर में ही है। ठीक है, और मोती झील कानपुर में है। ठीक है, मोती झील कहाँ पे है? कानपुर में है। अब बात करते हैं वन वन नीति कब आई थी? ठीक है, वन नीति और राष्ट्रीय उद्यान, ये तो उत्तर प्रदेश के अपने हैं। एक जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये लखीमपुर खीरी में है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, और वन नीति उत्तर प्रदेश में पहली बार 1992 में आई थी और दूसरी बार 1998 में आई थी। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल एवं महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल देखते हैं कौन कौन से हैं। हम बात कर रहे थे पक्षी बिहार की। ठीक है, तो बर्ड सेंचुरी की कौन कौन से हैं? देखिए, एक पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये गोंडा में है। ठीक है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ठीक है, और सुरहा ताल पक्षी विहार ये बलिया में है। ये सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में है। अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है? लोकनायक पक्षी विहार। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया? लोकनायक पक्षी विहार। ठीक, एक है बेती पक्षी विहार, ये प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ के कुंडा में है। अब इसका भी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया है? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ठीक, एक पटना पक्षी विहार है, ये एटा में है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, ये कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार। एटा कहाँ पे है? ये एटा। ठीक है, और नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, नवाबगंज का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ हवाई अड्डों की, जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। तो देखिए, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा लखनऊ में है। और ताज इंटरनेशनल हवाई अड्डा फिरोजाबाद में है। इसमें एक शामिल नहीं है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना है। ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं ऊर्जा संस्थान की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा में है। ठीक है, कहाँ पे है? नरौरा बुलंदशहर में है। ठीक, अब देखिए, उत्तर प्रदेश में गल्ला किसान संस्थान, सॉरी, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान संस्थान और अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है और अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुरा में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन हैं, एक प्रयागराज में है उत्तर मध्य, और एक गोरखपुर में है पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है, ये उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है। ठीक, तो परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? नारौरा में है। ठीक है, और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। ठीक, जनजातियां देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में सहरिया जनजातियां ललितपुर में पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सहरिया जनजातियां ललितपुर में पाई जाती हैं। बुक्सा या भुक्सा ये बिजनौर में पाई जाती हैं। ठीक, बुक्सा और भुक्सा कहाँ पे पाई जाती हैं? ये बिजनौर में पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति ये थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति ये बनरावत है। ठीक, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति बनरावत है। ठीक, विरासत और ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विरासत और ऐतिहासिक स्थल। चलिए पहले बात करते हैं यहीं से। देखिए, अष्टपाद तीर्थ
ये अष्टपाद तीर्थ कहाँ पे है? तो अष्टपाद तीर्थ है हस्तिनापुर मेरठ में। ठीक है, अष्टपाद तीर्थ कहाँ पे है? हस्तिनापुर मेरठ में है। और बेहला जैन मंदिर, ठीक है, बेहला मंदिर और जैन मंदिर ये दोनों कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, बेहलना और जैन मंदिर दोनों मुजफ्फरनगर में है। और बात करते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो जेवर एयरपोर्ट और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ये दोनों कहाँ पे हैं? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बुद्ध सर्किट ये नोएडा में है। ठीक है, और देखिए ताजमहल, ये यमुना नदी, ये आगरा में यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल है आगरा में। ठीक है, और ये यमुना नदी के तट पर है। बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था। और इसको 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक, और आगरा में ही आगरा का लाल किला है। ठीक है, अकबर ने बनवाया था 1565 में। ठीक है, अकबर ने इसको 1565 में बनवाया था। इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर में 1983 में ही शामिल किया गया था, जब ताजमहल को शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें 3 गेट हैं। एक दिल्ली गेट दिल्ली तरफ जाने के लिए, लाहौर गेट लाहौर जाने के लिए, ठीक, और एक इसका मेन गेट। उसके बाद ये बना है लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, ये लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। ठीक है, तो आगरा में एक और है, आगरा में फतेहपुर सीकरी। आगरा के बगल फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल भी है। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद भी है और सलीम चिश्ती दरगाह भी है। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती दरगाह। ठीक है, और फिरोजाबाद, आगरा से थोड़ी दूर पे पड़ता है फिरोजाबाद। इसको कहते हैं सुहाग नगरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांच का काम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी। और फिरोजाबाद में और क्या है? जैन मंदिर है और बाहुबली मंदिर है। फिरोजाबाद में जैन मंदिर और बाहुबली मंदिर भी है। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी में क्या है? कमल पक्ष भी है। ठीक, और श्री गिरिराज जी का मंदिर, ये भी कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी के पास में ही है, पड़ता है मथुरा, ये है मथुरा। तो मथुरा में श्री गिरिराज जी का मंदिर है। ठीक है, ये मथुरा है, मथुरा में श्री गिरिराज जी का मंदिर है। और देखिए बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जामा मस्जिद, सलीम अली चिश्ती दरगाह ये हम देख चुके हैं फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और मथुरा में क्या है? मथुरा में है प्रेम मंदिर और कुसुम सरोवर। क्या क्या है? मथुरा में प्रेम मंदिर है, मथुरा में कुसुम सरोवर है, और श्री गिरिराज जी का मंदिर भी कहाँ पे है? मथुरा में ही है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई। एक बार इसको हम देख लेते हैं रैपिड फायर में। देखिए मुजफ्फरनगर में क्या है? जैन मंदिर और बेहन्ना मंदिर है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी नोएडा में है। ताजमहल और आगरा का किला ये आगरा में है। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती दरगाह है। और मथुरा में प्रेम मंदिर, कुसुम सरोवर और श्री गिरिराज जी का मंदिर है। ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ में अष्टपाद तीर्थ है। ठीक, और फिरोजाबाद इसको सुहाग नगरी कहते हैं, और यहाँ पे जैन मंदिर और बाहुबली मंदिर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल देखिए, बरेली, ये है बरेली। बरेली रामगंगा नदी किनारे बसा है। ठीक है, बरेली कहाँ बसा है? रामगंगा नदी के किनारे। ठीक है, मुरादाबाद, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है, मुरादाबाद को क्या कहते हैं? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है, और सीतापुर का कालीन ये कहाँ पे बनता है? ये सीतापुर में बनता है। तो सीतापुर का कालीन कहाँ बनता है? सीतापुर में बनता है। ठीक है, और बात करें बखीरा, बखीरा कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। ठीक है, बखीरा भी हम देख चुके, बखीरा झील, बखीरा अभ्यारण्य कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। अब एक बचा था लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के बारे में देखें तो लखनऊ में रूमी दरवाजा है। इंदिरा गांधी तारामंडल जिसे शनि ग्रह भी कहते हैं ये भी लखनऊ में है। सतवाड़ा वॉच टावर, ठीक है, ये भी लखनऊ में है, जिसको घंटा घर कहते हैं, लखनऊ में है। ठीक, लखनऊ में अंबेडकर पार्क है। ठीक, लखनऊ में क्या है? अंबेडकर पार्क है। और बड़ा इमाम बाड़ा ये भी लखनऊ में है। आसिफ मस्जिद ये भी लखनऊ में है। भूल भुलैया ये भी मस्जिद, भूल भुलैया ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसको बनवाया किसने था बड़े इमाम बाड़ा को? तो इसको बनाया था अशरफ उद्दौला ने। ठीक है, अशरफ उद्दौला ने इसको बनवाया था।
ठीक, तो ये हुआ उत्तर प्रदेश, जो हमने मैप के द्वारा पूरा का पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।